हेलो बच्चों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, कक्षा 10 का जो 3 मार्च को पेपर होने वाला है सामाजिक विज्ञान का, उसका यहाँ पर हम आपको मॉडल पेपर पूरा हल करवाने वाले हैं। इसमें हम आपको पूरा बताएंगे। आपका यहाँ पे आपका पूरा 70 नंबर यहाँ से आपका फिक्स पूरा हो जाता है। 70% आपका यहाँ से फिक्स हो जाता है। कोई भी आपका 70% यहाँ से काट नहीं सकता। इसके लिए जस्ट आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो में पूरा बने रहना है। तभी आप लोग इस वीडियो को समझ पाएंगे, तभी आप लोग इसमें नंबर बढ़िया पा पाएंगे। तो इसके फर्स्ट वाले पार्ट में हमने पूरा बहुविकल्पी, यहाँ तक हमने पूरा बहुविकल्पी 20वें नंबर तक हल करवा दिया था। यहाँ तक आपका पूरा बहुविकल्पी हमने हल करवा दिया था, पूरा 20वां हमने हल करवा दिया था यहाँ तक। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं दिखाया तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या यहाँ पर कोने में, यहाँ पर आपको आई बटन में यहाँ पर कोने में मिल जाएगा वीडियो का लिंक। यहाँ से जाके आपको वीडियो को देख लेना है, फुल वॉच कर लेना है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम आपको यहाँ पे खंड ब में जो यहाँ पर था वर्णनात्मक प्रश्न, 4 नंबर का जो पूरा प्रश्न था 50 अंक का, इसको हम यहाँ पे हल करवाने वाले हैं। एंड विस्तृत उत्तरीय प्रश्न करवाएंगे एंड मानचित्र का भी इसमें हल करवाएंगे। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए खंड ब में हम पहुँच चुके हैं। यहाँ 50 अंक का यहाँ पर शब्द है, 50 अंक का आपका यहाँ पर प्रश्न है। एंड आपको 80 शब्दों में यहाँ पे इसका एक एक प्रश्न का 80 शब्दों में उत्तर देना है। तो यहाँ पर बच्चों पहला प्रश्न हम देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महाबंदी के कारणों की समीक्षा कीजिए। तो यह है। और फिर अथवा में भी यहाँ पर दिया है 1928 से 1934 के मध्य होने वाली महाबंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा कीजिए। ये आपका 4 नंबर का है। आपको या तो ये कीजिए या तो ये कीजिए, आपको दोनों में से कोई एक ही यहाँ पे आपको करना है। तो आप अथवा वाला कीजिए या तो जो ऊपर दिया है वो कीजिए। तो चलिए इसका उत्तर हम लोग यहाँ पे देखते हैं। बच्चों, यहाँ से इसका उत्तर होगा भारतीय अर्थव्यवस्था पर महाबंदी के प्रभाव। तो यहाँ पर हमने 3 टॉपिक डाल के किया। आप लोग को भी ऐसे पेपर में टॉपिक बना करना है। ये नहीं कि शुरू से शुरू किए लास्ट में ख़त्म कर दिए, तो उस पर बढ़िया नंबर नहीं मिलेगा। अगर आप लोग टॉपिक बना के लिखते हैं तो आप लोग को बढ़िया नंबर मिलता है। तो पहला टॉपिक होगा, महाबंदी का भारतीय व्यापार पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। 1928 से 1934 के मध्य भारत के आयात तथा निर्यात घट कर आधे हो गए। इसी दौरान भारत में गेहूं की कीमत में भी 50% की कमी आई। उसका दूसरा टॉपिक होगा, आर्थिक महाबंदी का सबसे बुरा प्रभाव उन काश्तकारों पर पड़ा जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन करते थे। बंगाल में जूट का उत्पादन करने वाले लोगों पर भी महाबंदी का विनाशकारी प्रभाव पड़ा। जूट की कीमतों में 60% की वृद्धि हुई, जिस कारण जूट उत्पादक बर्बाद हो गए तथा पहले से भी अधिक कर्ज में डूब गए। तीसरा टॉपिक होगा, अपने दैनिक खर्च को पूरा करने के लिए काश्तकारों को अपनी ज़मीनों को जमींदारों के पास गिरवी रखने व जेवर बेचने का लिए विवश होना पड़ा। सरकार ने राष्ट्रवादी खेमे के दबाव में उद्योगों की रक्षा के लिए सीमा शुल्क बढ़ा दिए, जिस कारण औद्योगिक क्षेत्र में भी निवेश में तीव्रता नजर आई। तो ये आपका उत्तर ऐसा होगा। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन का विवेचना की। इसमें भी अथवा करके दिया है, जाति में राजनीतिक में जाति की भूमिका की विवेचना कीजिए। आपको या तो सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा ये लिखना है, या तो अथवा करके जो नीचे दिया गया है उसमें लिखना है। दोनों में से आपको कोई एक लिखना है। कोई एक अगर आप लोग दोनों में से लिख देते हैं तो आप लोग को 4 नंबर यहाँ से मिल जाता है। तो यहाँ से हम सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की विवेचना किसने की थी, ये वाला उत्तर करके आपको हम दिखाएंगे। उत्तर है, प्रत्येक समाज में सत्ता की साझेदारी जरूरी होती है, भले ही वह छोटा हो या उसमें सामाजिक विभाजन न हो, क्योंकि सत्ता का विभाजन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का आशय होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके बीच सत्ता को बांटा जाए और ये लोग इसी प्रकार रहें। वैध सरकार वही है जिसमें अपने भागीदारी के माध्यम के सभी शासन व्यवस्था में सम्मिलित होते हैं। सत्ता हो अपनी नीतियां निर्धारित करने से पूर्व सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना समाहित करने की आवश्यकता है। अब चलिए यहाँ से अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है, इस कथन के परिप्रेक्ष्य में ऊर्जा संरक्षण हेतु अपनाए जाने वाले उपायों पर अपना मत स्पष्ट कीजिए।
या तो नीचे अथवा में भी दिया गया है, अथवा को भी आप लिख सकते हैं। अथवा में परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं, तर्क सहित उदाहरण दीजिए। इस प्रश्न में भी हम ऊपर वाला ही हल करवाएंगे, अथवा वाला इसमें हल नहीं करवाएंगे। अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग अथवा वाला भी हल कर सकते हैं, जो आपको आए वहाँ से वो आपको यहाँ से हल कर सकते हैं। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है, किसी देश के आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक मूलभूत आवश्यकता है, क्योंकि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक सेक्टर कृषि, उद्योग, परिवहन, वाणिज्य एवं घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऊर्जा के निवेश की आवश्यकता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात क्रियान्वित आर्थिक विकास की योजनाओं को लागू रखने के लिए ऊर्जा की बड़ी मात्रा की आवश्यकता थी। फलस्वरूप पूरे देश में ऊर्जा के सभी करों का उपयोग धीरे धीरे बढ़ने लगा। हमें ऊर्जा के सीमित संसाधनों के न्यायसंगत उपयोग के लिए सावधानीपूर्ण निम्न उपायों को अपनाना होगा। तो आपको यहाँ से हेडिंग बाय हेडिंग लिखना होगा। तो पहला हेडिंग है, एक जागरूक नागरिक के रूप में हम यातायात के निजी वाहन की अपेक्षा सार्वजनिक वाहन का उपयोग करके देखें। दूसरा हेडिंग है, जब प्रयोग न हो रही हो तो बिजली बंद करें। फिर तीसरा हेडिंग है, विद्युत बचत करने वाले उपकरणों का प्रयोग करें। चौथा हेडिंग है, गैर पारंपरिक ऊर्जा साधनों का अधिक प्रयोग न करें। उसके बाद चौथा है, आखिरकार ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पादन है। अब चलिए यहाँ से अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ हम चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ अपने उत्पादक की उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंध करती हैं, विवेचना कीजिए। उसके बाद अथवा में है, अक्षय बाजार के प्रमुख लक्षणों की संक्षेप में विवेचना कीजिए। तो इस प्रश्न में हम यहाँ पर अथवा वाला करने वाले हैं, अक्षय बाजार के प्रमुख लक्षण, क्योंकि ऊपर वाला थोड़ा ज़्यादा बड़ा पड़ जाएगा तो हम यहाँ अथवा वाला करने वाले हैं। वैसे भी आप लोग एग्जाम में ऐसे ही कीजिएगा, जो आप लोग को बड़ा पड़ेगा उसको मत कीजिए, छोटा वाला यहाँ से कीजिएगा। चलिए इसके उत्तर को देखते हैं। यहाँ पर देखिए हमने इसके उत्तर को 4 भागों में बांट दिया। ऐसे ही आपको एग्जाम में भी लिखना है। कोई भी उत्तर हो, अगर वो बड़ा उत्तर है तो आप लोग को उसको पार्ट बाय पार्ट लिखना होगा, तभी आप लोग को बढ़िया नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पार्ट बना दिया है। अक्षय बाजार का लक्षण निम्न है। पहला है, मूल्य में सभी प्रत्यक्ष कारक शामिल होने चाहिए ताकि खरीदार और विक्रेता दोनों संतुष्ट हो सके। दूसरा है, सूचना की उपलब्धता। एक बाजार में सटीक और समय पर जानकारी होनी चाहिए ताकि खरीदार और विक्रेता दोनों त्वरित और सूचित निर्णय ले सकें। तीसरा है, तरलता। एक अच्छे बाजार में पर्याप्त तरलता होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, संपत्ति को तत्काल उस कीमत पर खरीदा या बेचा जा सके जबकि संपत्ति को शीघ्र बेचने या खरीदने की आवश्यकता हो। चौथा है, लागत। एक अच्छे बाजार को यह सुनिश्चित करना होगा कि लेन देन की लागत कम हो। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ यहाँ से बढ़ते हैं। यहाँ से आपका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न शुरू होता है, जो कि आपको 150 शब्दों में लिखना है। ये हर एक प्रश्न आपका 6 नंबर का होने वाला है। तो यहाँ पर 5वां प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले असहयोग आंदोलन के कारण क्या कारण थे, इसे उन्होंने क्यों स्थगित किया। फिर अथवा करके, सत्याग्रह क्या है, सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के क्या विचार थे। आपको दोनों में से कोई एक लिखना है, क्योंकि अथवा करके दिया है। अगर आप लोग कोई एक भी लिखते हैं तो आप लोग को 6 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम इसका उत्तर देखते हैं। तो इस प्रश्न का हम यहाँ पर अथवा वाला करने वाले हैं, सत्याग्रह का क्या अर्थ है, क्योंकि ऊपर वाला ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो उसको हम छोड़ देंगे। नीचे वाला अथवा वाला यहाँ का उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है, गांधी जी के शब्दों में, सत्याग्रह शारीरिक बल नहीं है। सत्याग्रही शत्रु को कष्ट नहीं पहुँचाता, वह अपने शत्रु का विनाश नहीं चाहता। सत्याग्रह के प्रयोग में दुर्भावना के लिए कोई स्थान नहीं है। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है सत्य प्लस आग्रह, अर्थात सत्य के लिए आग्रह। महात्मा गांधी के विचार से सत्याग्रह का मूल आधार सत्य की शक्ति पर आग्रह तथा सत्य की खोज करना है। महात्मा गांधी इसके प्रबल समर्थक थे। उनके अनुसार सत्याग्रह का आशय इस प्रकार था, यदि आपका उद्देश्य सच्चा है और आपका संघर्ष अन्याय के विरुद्ध है तो आपको अपने उत्पीड़क का मुकाबला करने के लिए किसी भी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। तो यह आपका उत्तर हो गया 6 नंबर का।
अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ यहाँ से बढ़ते हैं। छठवां प्रश्न है, लोकतांत्रिक सुधार का क्या अर्थ है? इसके लिए उठाए जा सकने वाले किन्हीं 4 कदमों के उल्लेख कीजिए। या तो अथवा में यहाँ पर दिया गया है, वैध साधन का क्या अर्थ है? लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी, जिम्मेदार एवं वैध सरकार का गठन करता है? तो इस प्रश्न में भी हम ऊपर वाला ही करने वाले हैं। लोकतांत्रिक सुधार का क्या अर्थ है? अथवा वाला हम यहाँ पर इसको छोड़ देंगे। आपसे हमने बार बार बोला है कि आप लोग को जो एग्जाम में आएगा वो आपको लिखना है, क्योंकि अथवा में आपको 2 विकल्प दिया जाता है, आपको या तो ऊपर वाला लिखना होता है या तो नीचे वाला लिखना है। तो यहाँ पर ऊपर वाला थोड़ा सरल है, इसलिए हम यहाँ पर ऊपर वाला करवाने वाले हैं। तो चलिए ऊपर वाले का यहाँ से उत्तर देखते हैं। उत्तर होगा, लोकतंत्र सुधार या राजनीतिक सुधार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि इसमें अपनी कमजोरियों को सुधारने की क्षमता है। लोकतांत्रिक शासन की चुनौतियों को लोकतांत्रिक सुधार द्वारा डटकर सामना किया जा सकता है। प्रत्येक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की अपनी अलग अलग कमजोरियां होती हैं और उसमें अलग अलग लोकतांत्रिक सुधारों की भी आवश्यकता है। लोकतांत्रिक सुधार के द्वारा लोकतंत्र की चुनौतियों या कमजोरियों को दूर किया जा सकता है। लोकतंत्र सुधार के उपाय निम्नलिखित हैं: शिक्षा का प्रसार, निष्पक्ष निर्वाचन पद्धति एवं सुचारात्मक कानूनों का निर्माण लोकतांत्रिक सुधार हेतु आवश्यक उपाय है। तो यह भी प्रश्न आपका यहाँ से 6 नंबर का कंप्लीट होता है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ यहाँ से हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 7वां देखते हैं। प्रश्न नंबर 7वां है, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? वैश्वीकरण का कृषि पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। यहाँ पर अथवा में भी दिया गया है, भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाजों का उल्लेख करते हुए इन अनाजों की पैदावार के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करिए। इस प्रश्न का भी हम यहाँ पर ऊपर वाला ही करने वाले हैं। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, ये वाला प्रश्न यहाँ से करने वाले हैं। चलिए इसका उत्तर हम यहाँ से देखते हैं। उत्तर होगा, वैश्वीकरण का अर्थ दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं और स्थानों का कारण और परस्पर निर्भरता। वैश्वीकरण भारत में कोई नई परिघटना नहीं है। यह उपनिवेशकरण के समय भी था, लेकिन उस समय इसका प्रभाव कम था। वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव निम्नलिखित है: चावल, कपास, रबर, चाय, कॉफ़ी, जूट और मसालों का एक महत्वपूर्ण उत्पादक होने के बावजूद भी भारत के कृषि उत्पादन विकसित देशों की कीमत का मुकाबला करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और कनाडा जैसे विकसित देशों में कृषि पर बहुत ज़्यादा सब्सिडी दी जाती है। विकसित देश के सस्ते कृषि उत्पादक भारत के बाजार पर आने लगे हैं, जिसके कारण भारतीय किसानों की भारी हानि होने लगी। यह भी 6 नंबर का प्रश्न आपका कंप्लीट होता है। अब चलिए यहाँ से अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के भी शिकार हैं। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? कारण सहित उत्तर लिखिए। यह अथवा में दिया गया है, मानव विकास सूचकांक क्या है? मानव विकास नापने वाले मूलभूत अवयवों का वर्णन कीजिए। आपको दोनों में से कोई भी लिखना है, तो यहाँ पर हम अथवा वाला लिखवाएंगे, मानव विकास सूचकांक क्या है। अथवा वाला थोड़ा छोटा है, इसलिए अथवा वाला लिखवाएंगे। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर होगा, मानव विकास सूचकांक जीवन प्रतीक्षा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय संकेतकों का एक समग्र सूचकांक है, जो मानव विकास के 4 स्तरों में देशों को रैंक कराने के लिए उपयोग किया जाता है। मानव विकास सूचकांक को मापने वाले घटक, यह ब्याज के 4 प्रमुख क्षेत्रों से बना है: स्कूली शिक्षा के वर्षों के अपेक्षित स्कूल, जन्म के समय, जीवन प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। यह सूचकांक समय के साथ विकास के स्तरों में बदलाव का पालन करने और विभिन्न देशों के विकास स्तरों की तुलना करने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण है। सो बच्चों, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह चैनल मेरा नहीं बल्कि आप लोगों का ही चैनल है, क्योंकि आप लोगों को ही पढ़ाने के लिए हम यहाँ पर वीडियो डालते रहते हैं। तो अगर आप लोग चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोगों का ही यहाँ पर फायदा होने वाला है। यहाँ से आपका मानचित्र संबंधी प्रश्न शुरू होता है। प्रश्न संख्या 9 का क। देखिए 9 का क है, निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्रों में चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम व सही अंकन हेतु
आधा आधा अंक निर्धारित है, यानी कि आप लोगों का यहाँ पर 5 प्रश्न है तो आप लोगों को यहाँ पर आपको 5 नंबर मिलेगा, यानी कि हर एक प्रश्न आपका 1-1 नंबर का यहाँ से होने वाला है। तो नंबर क्या है, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आप लोगों को पेपर में ऐसे मैप मिलेगा, मैप में आपको भरना होगा। तो यहाँ पर आपका सही होगा अमृतसर। देखिए हमने पहला नंबर अमृतसर लगा दिया है। अब चलिए अगला प्रश्न यहाँ से देखते हैं। दूसरा प्रश्न है ख नंबर, वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया। इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर यहाँ पर होगा जहाँ पर 2 नंबर लगाया था हमने, दांडी में। दांडी यहाँ पर देखिए कहाँ स्थित है, आप लोग आराम से दांडी देख लीजिएगा कहाँ पर स्थित है, वैसे ही आपको यहाँ से करना है। अगला प्रश्न देखते हैं नंबर ग, वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया। इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर होगा चंपारण। आपको मैप में यहाँ पर चंपारण जहाँ है वहाँ पे आपको टिक यहाँ से लगाना है। तो चंपारण देखिए ऊपर हमने लगा दिया नंबर 3 करके। अगला प्रश्न देखते हैं नंबर घ, वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया। इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर होगा अहमदाबाद। अब आप लोगों को अहमदाबाद मैप में यहाँ से चूज करना है। देखिए हमने चौथा नंबर अहमदाबाद यहाँ से चूज कर लिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर अंगा, वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। उत्तर होगा नागपुर। नागपुर देखिए कहाँ स्थित है, हमने मैप में यहाँ पर नंबर 5वां नागपुर यहाँ आपको दिखा दिया है। सो बच्चों आशा करता हूँ आप लोगों को बढ़िया समझ में आया हो, और आप लोगों को कुछ भी ना समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। आपको हम समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं किसी और सब्जेक्ट पर यहाँ से नया वीडियो बना रहे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में एक कमेंट कर दीजिएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए पढ़ाई से रिलेटेड हम डेली वीडियो लाते रहते हैं एंड आप लोगों को कुछ नया नया यहाँ से सिखाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।